लगता है बहुत डायरेक्ट इंसल्ट है कि साहब हम 2-1 करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और एक मंत्री। तो उसकी जो न्यूट्रलिटी थी, जो पर्पस था उस कोर्ट केस का, वो तो डिफीट हो गया। 2-1 तो ऑलरेडी है, तो न्यूट्रल फैसला तो हो ही नहीं सकता। ये कानून बना जिसमें अपने प्रधानमंत्री रहेंगे और एक मंत्री रहेंगे, तो अपने आप में वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतलब कि एक उल्लंघन है अकॉर्डिंग टू मी। उल्लंघन ही नहीं, मजाक उड़ाना है। मजाक उड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम स्टे नहीं देंगे, और अगर स्टे नहीं देंगे तो आगे भी इलेक्शन आने वाली हैं और सुनवाई नहीं होगी, तो फिर इलेक्शन तो ऐसे ही होता रहेगा। इनकी मर्जी से लोग बने बैठेंगे। पहले भी कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई ऐसे आरोप नहीं लगते थे, आप तो जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो 70 साल तक गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको अपॉइंट करती थी, कुर्सी पे बैठ के वो फेयर एंड न्यूट्रल ही रहा, किसी पे उंगली नहीं उठी थी। तो हर इलेक्शन जीतते हैं, कोई इसका कोई मैजिक वॉन्ड होगा मोदी जी के पास को हर इलेक्शन जीत। चुनाव से पहले ही ये लोग चुनाव को मैनिपुलेट करने की तैयारी कैसे करते हैं। दिल्ली में बहुत सारी असेंबलीज ऐसी हैं जहां पे इन लोगों ने नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी जी हाँ। वोटर डिलीशन के लिए। तो उसने एक कार्यकर्ता ने बीजेपी के 11,008 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। पीछे आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उसमें एक तो प्रधानमंत्री जी रहने चाहिए, दूसरा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहना चाहिए, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन रहना चाहिए, ताकि जो उनकी नियुक्ति हो वो भी एक पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक कानून पास कर दिया गया जिसमें कहा कि साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, हम अपना एक मंत्री रखेंगे, खुद रहेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। इसका मतलब 2:1 कि जो सरकार चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे और गंभीर एक सवाल उठता है जिसके बारे में खूब चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपके तरीके इलेक्शन करवाने के सही नहीं हैं तो नतीजे भी सही नहीं होंगे। जो ग्राउंड रियलिटी इलेक्शंस की है, जो देश की जनता नहीं जानती, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होनी चाहिए इलेक्शंस कमीशन में, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होना चाहिए, तो इन्होंने कानून पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रही। आपके हिसाब से, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, पहले तो मैं इसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोलिजियम बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 324 में लिखा था कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर सब्जेक्ट टू अ लॉ टू बी मेड इन ड्यू कोर्स। उन्होंने कहा भाई 70 साल हो गए, आपने लॉ नहीं बनाया, लॉ बनाओ। और जब तक आप लॉ नहीं बनाते, ये जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें चीफ जस्टिस भी होता है, इसको हम लागू रखेंगे 3-4 महीने। तो अगर सरकार चाहती तो लॉ ये बना सकती थी कि कोई कोलिजियम नहीं बनाना, हमने लॉ बनाना था, सिर्फ वो आदेश उनका लॉ बनाने का था, और ये इंटरिम ऑर्डर था। इनका जब फर्स्ट ड्राफ्ट आया उसमें कोलिजियम ठीक इन्होंने बनाया कि ये कोलिजियम होगा जो चीफ जस्टिस जिसमें होंगे, वो ये कोलिजियम कितने CBC, CIC, डायरेक्टर CBI सबके लिए काम कर ही रहा है 15 साल से, कभी इसके ऊपर उंगली नहीं उठी इनके अपॉइंटमेंट किए हुए पे। तो पहले ड्राफ्ट में ठीक था, दूसरे ड्राफ्ट में इन्होंने ये जो कि मुझे तो लगता है बहुत डायरेक्ट इंसल्ट है कि साहब हम 2-1 करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और एक मंत्री। तो उसकी जो न्यूट्रलिटी थी, जो पर्पस था उस कोर्ट केस का, वो तो डिफीट हो गया। 2-1 तो ऑलरेडी है, तो न्यूट्रल फैसला तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसके ऊपर कोर्ट ने व्यू लेना चाहिए था, और अभी तक नहीं लिया, तो अब लें, ये कोर्ट में तो चल ही रहा है। दिसंबर में इन्होंने वो लॉ पास किया, ठीक है, ठीक है ना, दिसंबर 2023 में दिसंबर में लॉ पास किया, वो भी चैलेंज हुआ। और जो आप कह रहे थे इंटरिम ऑर्डर, वो विशाखा गाइडलाइन जैसे अगर कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइन के द्वारा एक डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन उसका जो अहमियत डायरेक्शन की ये थी कि जो भी कानून बने ऐसे तरीके से बने कि जो सरकार, केवल सरकार को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो खुद नियुक्ति करे। करेक्ट, पर्पस ये पर्पस था ना। और अगर जैसे ही ये कानून बना जिसमें अपने प्रधानमंत्री रहेंगे और एक मंत्री रहेंगे, तो अपने आप में वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले
को मतलब कि एक उल्लंघन है अकॉर्डिंग टू मी। उल्लंघन ही नहीं, मजाक उड़ाना है। मजाक उड़ा रहे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम स्टे नहीं देंगे, और अगर स्टे नहीं देंगे तो आगे भी इलेक्शन आने वाली हैं और सुनवाई नहीं होगी तो फिर इलेक्शन तो ऐसे ही होता रहेगा। इनकी मर्जी से लोग बने बैठेंगे। उससे पहले भी कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई ऐसे आरोप नहीं लगते थे, आप तो जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो 70 साल तक गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको अपॉइंट करती थी, कुर्सी पे बैठ के वो फेयर एंड न्यूट्रल ही रहा, किसी पे उंगली नहीं उठी थी। ग्राउंड में जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ तो बताइए ये इलेक्शन करते कैसे हैं? मतलब कि ये तो हर इलेक्शन जीतते हैं, कोई इसका कोई मैजिक वॉन्ड होगा मोदी जी के पास कि हर इलेक्शन जीतते हैं? तो आप उसमें थोड़ी सी बता सकते हैं हमें? देखिए सर, कुछ जानकारी आपके दर्शकों को और देश के लोगों को होनी चाहिए कि चुनाव से पहले ही ये लोग चुनाव को मैनिपुलेट करने की तैयारी कैसे करते हैं। दिल्ली में बहुत सारी असेंबलीज ऐसी हैं जहां पे इन लोगों ने नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी। जनकपुरी में 6,247, संगम बिहार में 5,862, आर.के. पुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147। तो ये कानून के द्वारा हो सकता है। इसमें मजेदार बात आपको आगे बता रहा हूँ। अब इसमें जो इन्होंने जो नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी है, वो दी है शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, क्योंकि वो उसका डिटेल आ जाता है कि किसने एप्लीकेशन दी वोटर डिलीशन के लिए। तो उसने एक कार्यकर्ता ने बीजेपी के 11,008 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। एक कार्यकर्ता ने 11,008 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, और ये हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड पकड़ा और इलेक्शन कमीशन से मिलके बताया कि ये जो एप्लीकेशन देने वाले लोग हैं, इनकी जो पृष्ठभूमि है, ये भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा पदाधिकारी हैं। तमाम ऐसे वोटर्स हैं जो कि परंपरागत रूप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। सही बात है, सही बात है। तो जब हमने इनको पकड़ा, जब हमने जाके शिकायत की, तो उस पर कुछ हद तक रोक लगी। फिर एक और इंटरेस्टिंग जानकारी, ये बात आपने हाउस में नहीं रखी? हाउस में भी रखी सर। तो फिर हाउस में ऑन रिकॉर्ड रखी, तो चिल्ला के खड़े हो गए, कहने लगे नड्डा साहब की ये सब रोहिंग्या आए हैं, बांग्लादेशी हैं। तो हमने कहा भाई राम सिंह नाम का व्यक्ति, मैंने नाम पढ़ा, बांग्लादेश मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ। एक नई धांधली का तरीका मुझे लगता है कि इन्होंने शुरू किया है कि वोट कटवाइए तो वोट बढ़वाइए, और एक और चीज करते हैं, वोट शिफ्ट कराइए। करेक्ट। आप अपना वोटर आईडी लेके पहुंचे कि साहब हमारा इस बूथ पे वोट है, बोले नहीं साहब आपका तो वोट ही नहीं है यहाँ पे, आप तो वहां पे हैं। तो वोटर शिफ्टिंग भी एक अलग तरीके का है कि भाई। दूसरी बात, चुनाव में ये वोट वाली जो बात है, ये व्यापक आई। मैं ईवीएम पे मैं भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि ईवीएम पे लेके भी जो प्रश्न चिन्ह है, उनका जवाब जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं है। प्रश्न चिन्ह उठे, क्यों उठे? कि हरियाणा में जब तक बैलेट्स की गिनती हुई, पोस्टल बैलेट्स में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 90 में से 76 सीटों पे आ गई, और आज तक का ये इतिहास रहा है जो पोस्टल बैलेट हमेशा दूसरी पार्टी वही। लेकिन जैसे ही उसके बाद 10 बजे के बाद ईवीएम आई, ईवीएम पे कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई। मैं एक बड़ा आपको ये ऐसा अचंभे वाला आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं, जो हरियाणा और दिल्ली दोनों के विषय में। हरियाणा में इट इज अ फोटो फिनिश, जैसे आपने देखा। कांग्रेस पार्टी के 39.5% वोट हैं हमारे कांग्रेस पार्टी, और भाजपा के 39.9%। हम 0.5% से भी लेस से 10 सीटें हार गए हमारा, और 11 सीटों का फर्क है, उनके 48, हमारी 37। और दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल 2% का दिल्ली में फर्क है, 2-2.5% का, और मात्र 2% वोट शेयर के डिफरेंस से इनकी जो सीटों का डिफरेंस है वो 26 सीटों। तो यानी कि हरियाणा में लगभग 60 लाख मतदाताओं ने दोनों पार्टियों के लिए वोट दिया, 22,000 वोट का फर्क। लेकिन वो 22,000 वोट
कहने का मतलब है दोनों प्रदेशों में इतना नैरो जब इलेक्शन होता है तो सीटों का गैप इतना नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं सीटों पे भाजपा को वोट मिली जहां उनको जरूरत थी, जहां नजदीकी मुकाबला था। बाकी जहां सीट हम जीत रहे थे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वो, और हम कंफर्टेबल जीत रहे थे, लेकिन क्लोज सीटों पे दोनों प्रदेशों के अंदर ऐसा होना जो है एक ठीक है, इसको आप कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जो लोगों के दिल के दिमाग के जहन के अंदर ये तो एनालिटिकल मामला है, क्योंकि वोटर परसेंटेज एक कंस्टिट्यूएंसी से नहीं गिनी जाती है, तो ओवरऑल वोट परसेंटेज होती है ना, कहीं में ज़्यादा पड़ेगी, किसी में कम पड़ेगी, लेकिन तो वो बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन जो इन्होंने बातें रखी हैं, जो आपने पहले भी बातें रखी हैं, कि जो धांधलेबाजी हो रही है वो ग्राउंड में इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों का विश्वास इलेक्शन प्रति और इलेक्शन कमीशन के प्रति उठ रहा है।